Hello everyone, welcome you all to the Agrawal Tutorials YouTube channel. We are doing multiple choice questions and module 3 transformer. Already 3 parts are out. This is the last part of the transformer questions, right? 95 questions in last 3 videos we have already covered. So this video is starting from 96 questions, right? So let's start with the question. We have question is basic source of magnetism is charged particles alone, movement of charged particles, magnetic dipoles, and magnetic domains. So to answer this question, as we know, every tiny particles have atoms, electrons, protons, and also the charged particles हैं that are not alone sufficient to create the magnetism. There must be the moment required. ठीक है? तो for this particular question, the right answer will be moment of the charged particles. That is B option. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन ए. फाई दैट इज फ्लक्स वेबर, ए इज एरिया इन मीटर स्क्वायर. सो द फ्लक्स डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. ठीक है, तो फॉर दिस केस वी हैव वेबर पर मीटर स्क्वायर, नॉट द टेस्ला इन दिस केस. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is magnetic permeability has a unit of Tesla, Henry, Tesla per meter और Henry. Magnetic permeability that is mu. mu की बात यहाँ पर हो रही है तो उसका यूनिट हमें बताना है. इन यूनिट्स में आप देखेंगे टेस्ला जो है यूनिट वो होता है फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का. तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. हेनरी इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस एल. दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन. नाउ टेस्ला पर मीटर और हेनरी पर मीटर, ये दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास. सो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है दैट इज मेजर्ड इन हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ये दो एसआई यूनिट्स होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, विच इज हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर टर्न्स इज इक्वलेंट टू विच एलिमेंट. एम्पियर टर्न्स मतलब होता है एमएमएफ. ठीक है, एमएमएफ को बोलते हैं एमएमएफ दैट इज एन इनटू आई. एन का मतलब है टर्न्स, करंट का मतलब है एम्पियर. सो एम्पियर टर्न्स इज द यूनिट ऑफ दिस एमएमएफ. एंड एमएमएफ इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. ठीक है, रिलक्टेंस इज मेजर्ड बाय एस, फ्लक्स इज मेजर्ड बाय एफ. तो एमएमएफ इज इक्वल्स टू एस इनटू 5. so this is the A option correct. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट इज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज एच. एच को हमें रिप्रेजेंट करना है, पूछ रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी. तो एच इज इक्वल्स टू होता है बी, बी इज इक्वल्स टू होता है म्यू इनटू एच और साथ ही साथ एच इज इक्वल्स टू होता है एन आई अपॉन एल. तो यहाँ से अगर आप देखें एच इज इक्वल्स टू एन आई अपॉन एल तो यू कैन से एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ये आप कह सकते हैं. In our options, what we see ampere turns per meter is C option. Here T is missing, so C will be the correct answer here. Ampere turns per meter, right? Next question is examples of diamagnetic materials. Diamagnetic materials के क्या example हैं? Superconductors, alkaline materials, transition metals, and ferrite. So diamagnetic materials are those materials which are a very good conductors. जैसे copper हो गया, aluminium हो गया, gold हो गया. These are the kind of materials which comes under the category of diamagnetic material. So out of these 4 categories, we can say superconductors fall into the category of this diamagnetic material. Next question is example of paramagnetic materials. Superconductor, alkaline materials, transition metals और ferrites. तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ये वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट्स के लिए बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड होते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम कहें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के तो दीज आर एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर. ये सारे के सारे मटेरियल्स आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ द गिवन कैटेगरीज अगर करेक्ट ऑप्शन हमें खोजना हो एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का तो करेक्ट ऑप्शन होगा एल्केलिन मेटल्स, क्योंकि ये एल्केलिन मेटल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है दैट इज एल्केलिन मेटल्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103 एग्जांपल्स ऑफ ferromagnetic materials. Again out of 4 we have to choose ki what is the example of ferromagnetic materials.
तो फेरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आते हैं क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करती हैं। अगर कॉमन एग्जांपल्स देखें फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, तो वी कैन हैव आयरन, वी कैन हैव कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर द काइंड ऑफ मेटल्स व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेरामैग्नेटिक मटेरियल। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से कि जो जितने भी मेटल्स हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सब फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। Next question is example for anti-ferromagnetic material. Salts for transition elements, rare earth elements, transition metals और ferrites. एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कुछ मेटल्स आते हैं, कुछ अलॉयज भी इसके अंदर आ जाते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्रोमियम अलॉय आता है, जैसे कि आयरन मैग्नीज ऑक्साइड्स, निकेल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखें तो ये वो मेटल्स होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज नहीं हो पाते इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट। और इसके लिए हम हमारे पास जो एग्जांपल है हमारे आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस में, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज अ टाइप ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। जो हमारा जो एग्जांपल है, आंसर है इसका salts of transition metal. This is a rare earth element. Next question is example of ferrimagnetic materials. Ferrimagnetic materials के कौन सा एग्जांपल इनमें से है? तो जो फेराइट्स हैं वो हमारे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं एंड दीज आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the presence of parallel alignment of magnetic dipole moment is given by which material? Diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी वेरी लार्ज होती है एंड दीज आर कैटेगराइज्ड बाय देयर पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिल्वर, कोबाल्ट। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो जनरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें वाटर एंड वुड हो गया, मोस्ट सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम ऑफ द प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, हमारे पास कहा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिल्वर एंड कोबाल्ट। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस डायमैग्नेटिक मटेरियल इज द जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। B is the correct option. Next is the energy in a magnetic material is due to which process? Magnetic material में किस process से energy आती है? EMF, magnetization, magnetostriction and polarization. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक एनर्जी को उसके अंदर फ्लो कराती है, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में जो एनर्जी है वो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के कारण उसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस इन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। मैग्नेटिक मटेरियल में रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? सो इन मैग्नेटिक सर्किट्स the quantity which is analogous to this resistance is known as the reluctance. C is the right answer. Which of the following relation is correct? Ni, that is mmf. mmf is equals to होता है, flux is equals to होता है mmf upon reluctance. mmf upon reluctance. mmf flux है phi, mmf है ni और reluctance है s. So out of from this particular relation इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? This is what we have to find out. So phi into s is equals to ni. This first option is correct. बाकी के कोई भी ऑप्शन हमारे ठीक नहीं है। Next is the BH characteristics can be determined by ampere meter, voltmeter, multimeter, flux meter. Ampere meter से करंट मेजर होता है, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये सब मेजर कर सकते हैं। But for this particular question, flux meter is the correct one that is being used for the BH characteristics. The BH curve can be used to determine. BH curve से कौन से लॉसेस हम डिटरमाइन करते हैं? इनमें से आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, वोल्टेज लॉस एंड एडी करंट लॉस।
तो बीएच कर्व को बनाने से अगर आप डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को, एक साइकिल को आप रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो जो एक कर्व बनता है बी और एच के बीच में, जो इस तरह का कर्व होता है जिसको हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं, तो ये जो एरिया है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द हिस्टैरिसीस लॉस। ये जितना ज्यादा थिक होगा उससे आपके लॉसेस बढ़ेंगे। तो बीएच कर्व का जो यूज है वो हिस्टैरिसीस लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। The BH ratio is not constant for B by H का जो रेशियो है इनमें से किस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आप देखें B is equals to mu0 mu r into H होता है। mu0 is absolute permeability, mu r is relative permeability, H is your magnetizing force. So we want to find out B by H. B by H होगा mu0 into mu r। पूछा है कि इनमें से किस मटेरियल के लिए B by H का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। Correct answer will be ferromagnetic materials because these materials are magnetized with the varying polarity। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए इन मटेरियल्स को हम वेरिंग पोलैरिटी के साथ मैग्नेटाइज करते हैं। That is why ferromagnetic material is the correct option. Next question is BH curve shows the relationship between B stands for magnetic flux density, H stands for magnetic field strength। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट वेयर फील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू द एमएमएफ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। अगेन फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। इस कंडीशन में आप एमएमएफ पे क्या असर पड़ेगा अगर फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे। रिलक्टेंस को यहाँ ले आइए, कीपिंग दिस कांस्टेंट। इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स योर एमएमएफ विल आल्सो डिक्रीजेस। B is the correct option. Next is what is MMF? MMF का full form क्या है? MMF को बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। Option B, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। The equivalent of the current I in the Ohm's law is। करंट से मैग्नेटिक Ohm's law में कौन सी क्वांटिटी एनालॉगस है? एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट के एनालॉगस है? That is the flux phi। The area of hysteresis loss is a measure of permittivity, permeance, energy loss per cycle और magnetic flux। तो जो hysteresis loss है वो एक साइकिल में कंप्लीट होता है, यानी कि हर साइकिल में किस तरह का कर्व बनता है और इसके थ्रू जो भी आपके लॉसेस निकलते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एनर्जी लॉस, क्योंकि इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी लॉस। सो दिस हैपेंस विद द next question is in order to minimize hysteresis loss the magnetic material should have। आपको hysteresis loss को minimize करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? high resistivity, low hysteresis coefficient, large BH loop area, high retentivity। बेसिकली जो hysteresis coefficient है, अगर आप hysteresis loss में देखते हैं hysteresis loss का फॉर्मूला, तो there is a coefficient of hysteresis coefficient जिसको कहते हैं, that has to be very very small। अगर वो small होगा तो ultimately आपके hysteresis loss भी कम होंगे। तो ऑप्शन B is the correct answer here। Next is the hysteresis loss is caused by structural non-homogeneity, work required for the magnetizing the material, potential work function, none of the above। Again hysteresis loss की बात कर रहे हैं तो hysteresis curve, this is the hysteresis curve and this is nothing but the process of magnetizing and demagnetization। और जो भी यहाँ पर loss हो रहे हैं that is only because of the work required for this magnetization and demagnetization process। So that means कि option B is the correct one। Next is an air gap is usually inserted in a magnetic circuits to increase MMF, increase flux, prevent saturation, none of the above। एयर गैप क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो किसी भी मशीन में जो एयर गैप हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली एयर गैप एक नॉन मैग्नेटिक पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट का। अगर हम बहुत ज्यादा एयर गैप को इंक्रीज करेंगे तो उससे उस पर्टिकुलर स्पेस की वजह से मशीन को बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एयर गैप को प्रोवाइड करने का बेसिकली मीनिंग यही है कि आप सैचुरेशन को रिड्यूस करना चाहते हो। अगर आप एयर गैप नहीं प्रोवाइड कराओगे तो आपका जो मशीन है वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ इस ऑप्शन ये दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हमें एयर गैप इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सैचुरेशन को आपको अवॉइड करना है। राइट, बहुत ज्यादा एयर गैप भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से और दूसरे डिसएडवांटेजेस मशीन में आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमिएबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। परमिएबिलिटी इनमें से किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से एनालॉगस है इलेक्ट्रिक सर्किट में? राइट, तो हम देखते हैं कि जो
रेजिस्टेंस है वो होता है रो एल अपॉन ए, और जो रिलक्टेंस होता है वो होता है एल अपॉन म्यू इंटू ए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो म्यू है वो आपका परमिएबिलिटी है, जो रो है वो आपका रेजिस्टिविटी है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो आप देखते हो रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू और म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, और अगर 1 अपॉन रो को देखोगे तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो एनालॉगस है परमिएबिलिटी वो कंडक्टिविटी की है। Next question is, those magnetic materials are best suited for making armature and transformer cores which have permeability and hysteresis loss। तो किसी भी मशीन के लिए जो मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से रिलक्टेंस लो होता है, और जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो लो होने चाहिए। तो हाई एंड लो, दैट इज द सी ऑप्शन। Next is, in a magnetic materials, hysteresis loss takes place primarily due to rapid reversal of its magnetization. Yes, that is true, because हमें hysteresis कर्व बनाने के लिए मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को करना होता है, और उस प्रोसेस में जो रिवर्सल्स होते हैं जिस कारण से आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व बनता है, यानी कि हिस्टेरेसिस कर्व बनता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये भी आपका बीएच कर्व में यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस में होता है। मॉलिक्यूल फ्रिक्शन, ये भी आपका होता है जिसके कारण से लॉसेस होते हैं, एंड रिटेंटिविटी, ये भी होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है हिस्टेरेसिस लॉसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, हिस्टेरेसिस कर्व को बनाने के लिए। तो वो जो हमारा मेन ऑप्शन है वो है रिटेंटिविटी, क्योंकि अगर मटेरियल में रिटेंशन नहीं होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का तो आपका ये कोई भी रीजन नहीं होगा, उसकी वजह से ना आपका हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा, ना उसमें फ्लक्स डेंसिटी लैग करेगी। तो जो मेन रीजन है वो है हाई रिटेंटिविटी। नेक्स्ट इज, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज ऑफ low coercivity, low retentivity, low hysteresis loss, high coercivity. So the correct option why we use the silicon material is because it gives a narrow of hysteresis curve, इससे narrow range का hysteresis curve बनता है, जिसकी वजह से लो hysteresis losses मटेरियल में मिलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल को हम hysteresis losses को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। That is why this is the correct option for this particular question, right? So with this question we have covered total 125 questions of module 3 transformers, and with this video we have completed transformer chapter, जिसमें हमने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। एंड इट इज माय सजेशन टू यू ऑल कि डू नॉट only rely to these questions and try to understand the concept, because अगर आप concept समझेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सॉल्यूशंस को, ऑप्शंस को रटने की, याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हमेशा क्वेश्चन को समझें, समझने के बाद उसका आंसर खुद करें वीडियो को स्टॉप करके, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन अगर कुछ एप्लीकेबल है वहां पर तो आप उसको जरूर समझें, राइट? अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग मिलके पढ़ाई कर सकें चैनल के थ्रू, और वीडियो से एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।